परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। और आज है बुधवार का दिन और अपने निर्धारित समय पर हाजिर हूँ रेडियो दोस्त संजय किशोर के साथ। नमस्कार संजय जी। नमस्कार एलपी जी। नमस्कार एलपी जी और श्रोता बंधु, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है संजय जी, आज आप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके उत्साह में भी जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी, मौसम में गर्मी तो बढ़ी है, लेकिन आज मौसम जो है वो बड़ा खुश्क है, हवाएं अच्छी चल रही हैं, तो उत्साहित हो रहा हूँ। मौसम जब बदल रहा है तो हम श्रोता से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें। यानी गर्मी बढ़ रही है तो आदत में थोड़ा सा परिवर्तन आया होगा आपका, और आपकी आदत में जो परिवर्तन है उससे थोड़ी असावधानी भी हो जाती है कई बार, क्यों एलपी जी? तो मौसम के बदलाव के साथ साथ अपने आहार विहार में भी और पहनावे में भी बदलाव लाना जरूरी है, सावधानी के साथ। बिल्कुल, और खास तौर से आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की, जिसका आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 157 रन से जीत हासिल की। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं सेगमेंट खेल के मैदान से। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से था। इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 157 रन से जीता। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 45 ओवर के मैच में 3 विकेट पर 305 रन बनाए थे। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 148 रन ही बना सकी। 129 रन की पारी खेलने वाली एलिसा पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान संजू सैमसन के 100वें मैच और राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन के अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद पर 61 रन की शाही जीत दर्ज की। राजस्थान ने पहले संजू सैमसन के 55 के अर्धशतक और शिमरॉन हेटमायर के 32 रन 13 गेंद की तूफानी पारियों से 6 विकेट पर 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिर हैदराबाद को 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन पर रोक दिया। हैदराबाद ने शुरुआती 6 ओवर में 3 विकेट खोकर सिर्फ 14 रन बनाए। यह आईपीएल के इतिहास में पावर प्ले का सबसे कम स्कोर है। पिछला रिकॉर्ड राजस्थान के नाम था, जिसने 2009 में बेंगलुरु के खिलाफ 14 रन बनाए थे, लेकिन सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने हैदराबाद को जो शुरुआती झटके दिए, टीम उससे अंत तक उबर नहीं पाई। उसकी आधी टीम सिर्फ 62 गेंद पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसमें राहुल त्रिपाठी और पूरन खाता भी नहीं खोल पाए थे। कप्तान केन विलियमसन और अभिषेक भी सस्ते में गए। एडन मार्कराम ने सर्वाधिक रन 57 बनाए। इससे पहले राजस्थान ने टॉस हार पहले बल्लेबाजी करते हुए 13वीं बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया। राजस्थान का यह स्कोर मौजूदा टूर्नामेंट में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। जोस बटलर 35 और यशस्वी जायसवाल 20 के बीच पहले विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी हुई। 7वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी के रूप में राजस्थान का पहला विकेट गिरा। बटलर ने फिर कप्तान सैमसन के साथ पारी को आगे बढ़ाया। उनकी पारी का उमरान मलिक ने निकोलस पूरन से कैच कराकर किया। इसके बाद सैमसन ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए रनों की गति को और तेज कर दिया। युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने उसका बखूबी साथ दिया। जीत से आगाज करने वाले श्रेयस अय्यर की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की निगाहें लगातार दूसरी जीत पर होंगी। आईपीएल 15 के अपने पहले मुकाबले में गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से मात देने वाली कोलकाता टीम आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी लय जारी रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। कोलकाता ने पहले मैच में सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया और वे उसे दोहराना चाहेंगे। उसके लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू अजिंक्य रहाणे की फॉर्म में वापसी थी। मध्य क्रम में श्रेयस अय्यर, सैम विलिंग्स
और शेल्टन को जिम्मेदारी लेनी होगी। गेंदबाजी विभाग में उमेश यादव ने पिछले मैच में शानदार खेल दिखाया, पर शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण सहित अन्य को भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। ऑलराउंडर रसल दोनों टीम के बीच अंतर पैदा कर सकते हैं। विल यंग के शतक नाबाद 103 रन से न्यूजीलैंड ने मंगलवार को पहले वनडे क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को 7 विकेटों से हराया। यंग ने हेनरी निकोल्स 57 के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रन भी जोड़े। इससे न्यूजीलैंड ने 38.3 ओवर में 3 विकेट और 204 रन बना आसान जीत दर्ज की। इससे पहले ब्लेयर टिकनर ने 4 और काइल जेमिसन ने 3 विकेट झटक नीदरलैंड को 49.5 ओवर में 202 रन पर समेट दिया। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव सनसनीखेज उलटफेर के साथ मियामी ओपन टेनिस में पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इस जोड़ी ने रविवार को निकोला मैकटिच और मेट पाविच की शीर्ष वरीय क्रोएशियाई जोड़ी को हराया। बोपन्ना और शापोवालोव की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने दूसरे दौर के मैच में मैकटिच और पाविच को 6-3, 7-6 से पराजित कर दिया। अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बोपन्ना और शापोवालोव को नीदरलैंड के वेस्ली कुलहोफ और ग्रेट ब्रिटेन के नील स्कूप्सकी की छठी वरीय जोड़ी की चुनौती को तोड़ना होगा। बोपन्ना और शापोवालोव ने पहले दौर में अल सल्वाडोर के मार्शेलो एवरेवालो और नीदरलैंड के जीन जुएन रोजर को हराया था। मौजूदा चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर को पीछे छोड़कर सऊदी अरब ग्रां प्री में पहला स्थान हासिल किया। यह उनकी फार्मूला 1 के वर्तमान सत्र में पहली और करियर की कुल 21वीं जीत है। रेडबुल के वर्स्टैपेन को इस सत्र की पहली 2 रेस में फेरारी के लेक्लर से कड़ी चुनौती मिल रही है। लेक्लर ने इस रेस में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फेरारी के कार्लोस सेंज तीसरे स्थान पर रहे। हैमिल्टन के नाम पर F1 में 103 जीत दर्ज का रिकॉर्ड है, पर यहाँ वह 10वें स्थान पर रहकर बामुश्किल 1 अंक जुटा पाए। लेक्लर अब 45 अंक के साथ ड्राइवरों की सूची में शीर्ष पर हैं। भारतीय रेसर जिहान दारूवाला ने फार्मूला 2 फीचर रेस में तीसरा स्थान हासिल किया। वह सत्र में दूसरी बार पोडियम पर पहुंचने में सफल रहे। जिहान ने ग्रिड पर 14वें स्थान से शुरुआत करने के बाद काफी अच्छी रेस लगाई और शीर्ष 3 में जगह बनाई। कनाडा की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने 36 सालों के बाद फीफा पुरुष विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कनाडा ने साइले लॉरेन, टाजोन बुकानन और जूनियर होइलेट के गोल की मदद से जमैका को 4-0 से हराकर 36 साल में पहली बार विश्व कप फुटबॉल में जगह बनाई। यह विश्व कप इस साल नवंबर-दिसंबर में कतर में आयोजित किया जाएगा। कनाडा की टीम इससे पहले केवल एक बार 1986 में विश्व कप में खेली थी। उस विश्व कप में उसे लीग दौर में हार का सामना करना पड़ा। कनाडा ने लीग दौर में 3 मुकाबले खेले और तीनों में उसे शिकस्त मिली। कनाडा पिछले सप्ताह कोस्टा रिका से 1-0 से हारने के कारण विश्व कप में जगह बनाने से चूक गया था। वह उसकी विश्व कप क्वालिफाइंग में 6 जीत के बाद पहली हार थी। जमैका के खिलाफ उसकी टीम ने शुरू से दबदबा रखकर जीत हासिल की। जमैका पहले ही विश्व कप में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो चुका है। दक्षिण अमेरिका देश उरुग्वे और इक्वाडोर ने भी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2 बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे ने पेरू को 1-0 से हरा इक्वाडोर की राह भी आसान की। दोनों के 25 अंक हैं। अब कोई टीम उनसे ज्यादा अंक नहीं ले सकती है। सचिन तेंदुलकर ने दिवंगत शेन वार्न को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें कड़ा प्रतिस्पर्धी करार दिया, जिनका सामना करने के लिए हमेशा अलग तरह से तैयारी करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज माइंड गेम खेलने में बहुत अच्छे थे और अपने हाव भाव से कुछ भी एहसास होने नहीं देते थे। तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा, वार्न के खिलाफ सही मायनों में मेरी पहली खास सीरीज 1998 में भारत में थी। सभी ने उसको तेंदुलकर बनाम वार्न करार दिया था और लोगों को याद दिलाने के लिए कि यह तेंदुलकर बनाम शेन नहीं बल्कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी। इस तरह की चीजें आपको दबाव में डालने वाली थीं। जब आप उनके जैसे गेंदबाज का सामना कर रहे हों तो आप चीजें आसान मानकर नहीं चल सकते।
मुझे अच्छी तैयारी करनी होती थी, न केवल नेट पर बल्कि जब आप कमरे में बैठे हों तब भी उससे एक कदम आगे रहना होगा। आपको जानना होगा कि वह क्या सोच रहे होंगे। वह दबाव बनाने में बहुत अच्छे थे। वह माइंड गेम खेल आउट करने की रणनीति बनाते थे। और अब स्थानीय खेल खबरें। ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रही जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। प्रतियोगिता में उन्होंने बिहार को गोल्ड दिलाकर राज्य का नाम रोशन किया है। भोला ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल वेट में रिकॉर्ड कायम किया। सीतामढ़ी के एकलव्य सेंटर से जुड़े 18 वर्षीय भोला सिंह मूल रूप से जहानाबाद जिले के निवासी हैं। उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते ही बिहार भारोत्तोलन संघ, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण समेत खेल विभाग की ओर से बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि सब जूनियर नेशनल में बिहार का दबदबा कायम हो गया है। उन्होंने बताया कि भोला सिंह के गोल्ड जीतने तथा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने से राज्य भर में इस खेल के प्रति जागरूकता आएगी। सीतामढ़ी के एकलव्य सेंटर के खिलाड़ियों ने पूर्व में भी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन भोला का रिकॉर्ड अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन कोच राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनकी देखरेख में भोला सिंह ने स्नैच एंड क्लीन जर्क तथा टोटल वेट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। जहानाबाद जिले के कल्पा पंचायत के धर्मपुर गांव निवासी भोला सिंह ने स्नैच में 126 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि क्लीन एंड जर्क 150 किलोग्राम में भी रिकॉर्ड बनाते हुए टोटल वेट में 276 वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भोला ने कुल भार में 176 किलोग्राम का वजन उठाकर मध्य प्रदेश के आकाश कौशल का रिकॉर्ड तोड़ा है। भोला सिंह के पहले मध्य प्रदेश के आकाश कौशल ने स्नैच में 125 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 148 किलोग्राम तथा टोटल वेट में 274 किलोग्राम वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया था। हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 31 मार्च से 4 अप्रैल तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ग्रैपलिंग चैंपियनशिप होगी। इसमें बिहार के एक रेफरी के रूप में सुबोध कुमार यादव और 2 जज के रूप में सिवान के प्रियेश कुमार और आरा के रिजवानुल हक का चयन हुआ है। चैंपियनशिप में देश के 26 जज और रेफरी शामिल किए गए हैं। ग्रेपलिंग डेवलपमेंट कमेटी के हरिओम उत्तम ने बताया कि यह तीसरा मौका है जब बिहार के रेफरी का चयन हुआ है। बिहार क्रिकेट संघ के तत्वावधान में खेले जा रहे एक दिवसीय हेमन ट्रॉफी घरेलू अंतर जिला टूर्नामेंट के मुकाबले सभी 8 जोन में खेले गए। इसमें रोहतास, गोपालगंज, वैशाली, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार, नवादा व सीतामढ़ी की टीम विजयी रही। वहीं मंगलवार को जहानाबाद में खेले गए मैच में वैशाली की टीम ने पटना को हरा दिया। संत पॉल इंटरनेशनल स्कूल 36वीं अखिल भारतीय सुखदेव नारायण मेमोरियल अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ऊर्जा स्टेडियम में खेले गए मैच में संत पॉल स्कूल ने जीएस एंड मेरी एकेडमी को 7 विकेटों से हरा दिया, जबकि प्रतियोगिता के दूसरे मैच में एचआरडीटी स्कूल ने एसडीवी स्कूल को 11 रनों से हरा दिया। आयोजक सचिव विजय कुमार नारायण चुन्नू ने बताया कि संत पॉल इंटरनेशनल स्कूल के आदर्श कुमार ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। आदर्श ने 37 रन बनाने के साथ 2 अहम विकेट भी लिए। वहीं एचआरडीटी स्कूल के विशेष राज को 31 रन और 4 विकेटों के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विस ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरंगफान को हरा खिताब जीत लिया। यह सिंधु का मौजूदा सत्र का दूसरा महिला एकल खिताब है। सिंधु ने इस साल जनवरी में सैयद मोदी टूर्नामेंट भी जीता था। टूर्नामेंट में लगातार दूसरे साल फाइनल खेल रही 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने रविवार को चौथी वरीय खिलाड़ी को 21-16, 21-8 से हराया। बुसानन के खिलाफ 17 मैच में यह सिंधु को 16वीं जीत है। वह उनसे एक बार 2019 हांगकांग ओपन में हारी हैं। सिंधु पिछले सत्र के फाइनल में रियो ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई थी। हैदराबाद की 26 वर्षीय खिलाड़ी ने 2019 में विश्व चैंपियनशिप में यही स्वर्ण पदक जीता था। सिंधु ने आक्रामक शुरुआत की और 3-0 की बढ़त बना ली, पर बुसासेन ने वापसी कर स्कोर 7-7 कर लिया। ब्रेक के समय सिंधु के पास 2 अंक की बढ़त थी। उन्होंने इससे गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में सिंधु ने 5-0 की बढ़त ले ली और फिर बिना किसी प्रतिरोध के मैच जीत लिया। भारत के एचएस प्रणय को टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें एशियाई खेलों के चैंपियन इंडोनेशिया के
जोनाथन क्रिस्टी ने हरा दिया। 26वीं रैंकिंग वाले प्रणय को 8वें वरीय इंडोनेशिया के जोनाथन से 12-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। प्रणय ने सेमीफाइनल में विश्व के नंबर 5 खिलाड़ी इंडोनेशिया के एंथनी गीटिंग को हराकर सभी को चौंका दिया था। अभी हम ले रहे थे खेल जगत की जानकारियां सेगमेंट खेल के मैदान से। अब जानते हैं रग्बी खेल के बारे में। रग्बी यूनियन, जिसे आमतौर पर रग्बी के रूप में जाना जाता है, एक पूर्ण संपर्क टीम का खेल है जो 19वीं शताब्दी के पहले भाग में इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ था। रग्बी फुटबॉल के 2 कोड़ों में से एक है। यह हाथ में गेंद के साथ चलने पर आधारित है। अपने सबसे आम रूप में एक खेल को 15 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें एक आयताकार मैदान, एक अंडाकार आकार की गेंद का उपयोग करके पिच कहा जाता है। मैदान के दोनों सिरों पर एच आकार के गोल पोस्ट हैं। रग्बी दुनिया भर में एक लोकप्रिय खेल है जो सभी उम्र के पुरुष और महिला खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। 2014 में दुनिया भर में 6 मिलियन से अधिक लोग खेल रहे थे, जिनमें से 2.36 मिलियन पंजीकृत खिलाड़ी थे। वर्ल्ड रग्बी, जिससे पहले इंटरनेशनल रग्बी फुटबॉल बोर्ड और इंटरनेशनल रग्बी बोर्ड कहा जाता था, 1886 से रग्बी यूनियन के लिए शासी निकाय रहा है और वर्तमान में पूर्ण सदस्य और 18 सहयोगी सदस्यों के रूप में 101 देश हैं। 1845 में रग्बी स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा पहला कानून लिखा गया था। रग्बी के प्रारंभिक विकास में अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में ब्लैक हैट एफसी द्वारा निर्णय शामिल है। 1863 में फुटबॉल एसोसिएशन को छोड़ने के लिए और 1895 में रग्बी यूनियन और रग्बी लीग के बीच विभाजन हुआ। ऐतिहासिक रूप से रग्बी एक शौकिया खेल था, लेकिन 1995 में खिलाड़ियों का भुगतान पर औपचारिक प्रतिबंध हटा दिया गया, जिससे खेल पहली बार उच्चतम स्तर पर खुले तौर पर पेशेवर बना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस सहित खेल के अन्य शुरुआती प्रतिद्वंदियों के साथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के गृह राष्ट्रों से रग्बी संघ का प्रसार हुआ। इस खेल में मुख्य रूप से ब्रिटिश द्वीप समूह, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और कुछ हद तक इटली, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान का अनुसरण किया जाता है। इसका विकास विस्तार के दौरान होता है। ब्रिटिश साम्राज्य और यूरोप में फ्रांसीसी समर्थकों के माध्यम से जिन देशों ने रग्बी यूनियन को अपने वास्तविक राष्ट्रीय खेल के रूप में अपनाया है, उनमें फिजी, जॉर्जिया, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, सामोआ, टोंगा और वेल्स शामिल हैं। 1871 के अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए जब एडिनबर्ग में राइनबर्न प्लेस में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच पहला मैच खेला गया था। पहली बार 1987 में आयोजित रग्बी विश्व कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। यूरोप में 6 देशों की चैंपियनशिप और दक्षिण गोलार्ध में रग्बी चैंपियनशिप अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो सालाना आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय क्लब और प्रांतीय प्रतियोगिताओं में इंग्लैंड में प्रेमलीला, फ्रांस में शीर्ष 14, न्यूजीलैंड में मेंटर 10 कप, जापान में शीर्ष लीग, दक्षिण अफ्रीका में करी कप और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप शामिल हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्लब प्रतियोगिताओं में यूरोप की रग्बी चैंपियनशिप कप, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में प्रो 14 और दक्षिण गोलार्ध में सुपर रग्बी और ग्लोबल रैपिड रग्बी शामिल हैं। 1823 में बारविकशायर के रग्बी स्कूल में इंग्लिश स्कूल फुटबॉल के एक खेल के दौरान रग्बी फुटबॉल की उत्पत्ति की घटना के बारे में बताया गया, जब विलियम बेव एलिस ने कहा कि गेंद को उठाकर उसके साथ दौड़ना होगा। यद्यपि कहानी अच्छी तरह से एप्रोक्रिफल हो सकती है, इसे स्कूल के एक स्मारक पट्टिका के साथ अमर कर दिया गया था, जिसका अनावरण 1895 में हुआ था और रग्बी विश्व कप की ट्रॉफी का नाम
बेव एलिस है। रग्बी स्कूल में खेले जाने वाले खेल के रूप में रग्बी फुटबॉल उपजी है, जिसे पूर्व विद्यार्थियों ने अपने विश्वविद्यालयों में पेश किया था। पूर्व रग्बी स्कूल के छात्र एल्बर्ट पेल को पहली फुटबॉल टीम बनाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक छात्र थे। इस प्रारंभिक अवधि के दौरान प्रमुख निजी स्कूलों ने विभिन्न नियमों का उपयोग किया, जिनमें रग्बी और इंटर्न के पूर्व छात्र अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से अपने पसंदीदा नियमों को ले जाने का प्रयास करते थे। रग्बी फुटबॉल के प्रारंभिक विकास में एक महत्वपूर्ण घटना 1845 में रग्बी स्कूल में नियमों का एक लिखित सेट का उत्पादन था, जिसके बाद कैम्ब्रिज नियम 1848 में तैयार किए गए थे। पहला रग्बी फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय 27 मार्च 1871 को स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच एडिनबर्ग में खेला गया था। स्कॉटलैंड ने यह गेम 1-0 से जीता। 1881 तक आयरलैंड और वेल्स दोनों की प्रतिनिधि टीमें थीं और 1883 में पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होम नेशन चैंपियनशिप शुरू हुई थी। 1883 पहला रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट मेलरोज सेवेंस का वर्ष भी है, जिसे अभी भी सालाना आयोजित किया जाता है। रग्बी खेल की जानकारी के बाद सुनते हैं चहल पहल। किसान के बेटे दीपक लाठेर ने भारतीय वेटलिफ्टिंग में दीपक की तरह ही चमककर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पिता देवेंद्र बेटे को पहलवान बनाना चाहते थे, पर वह देश का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बन गया। शुक्रवार को अपना 22वां जन्मदिन मनाने जा रहे दीपक सबसे युवा राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी होने के साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में देश के सबसे युवा पदक विजेता भी हैं। दीपक बचपन में पिता के साथ खेतों में हाथ बटाते थे। पिता चाहते थे कि वह पहलवान बने, पर दीपक वेटलिफ्टर बन गए। वह शुरू से ही काफी मजबूत था। छोटी उम्र में ही अपनी पीठ पर चारे के भारी भारी बोरे उठाकर ले जाता था। हरियाणा के शादीपुर के दीपक ने 15 साल की उम्र में 62 किलोग्राम में रिकॉर्ड बनाकर तहलका मचा दिया। अपने इस प्रदर्शन के दम पर दीपक खेल कोटे से भर्ती हो गए। भारतीय सेना में नायाब सूबेदार दीपक 2018 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 18 साल की उम्र में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। वह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में देश के लिए पहले पदक जीतने वाले सबसे युवा वेटलिफ्टर बने। दीपक 2018 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण और 2017 में इसी चैंपियनशिप में रजत जीत चुके हैं। कभी धुरंधरों को नाकों चने चबाने वाला रिंग का राजा अखिल कुमार अब पेड़ पौधों से इश्क लड़ा रहे हैं, साथ ही लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। अखिल गुरुग्राम में एसपी ट्रैफिक हैं। पुलिस की अपनी ड्यूटी से जब भी इस मुक्केबाज को फुर्सत मिलती है, अपने बगीचे में व्यस्त हो जाते हैं। साथ ही अपनी बिटिया शांभवी मिश्रा के साथ भी खूब मस्ती करते हैं। समय मिलने पर बच्चों को मुक्केबाज के टिप्स देना भी नहीं भूलते। रविवार को अपना 41वां जन्मदिन मनाने जा रहे यह मुक्केबाज हिसार में एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। इसमें बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। कहते हैं कि कोचिंग देना मेरा मकसद नहीं, मैं ऐसे मुक्केबाज देश को देना चाहता हूं जिसमें कुछ करने की इच्छा, लगन और भूख हो। जिस दिन ऐसा कोई मिल गया, उस पर पूरी तरह से मेहनत करूंगा। हाँ, जब भी समय मिलता है बच्चों को अपने सेंटर में टिप्स देता हूँ। अभी ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बगीचे और परिवार में देने की कोशिश करता हूँ। पेड़ पौधों और परिवार के साथ समय गुजारकर सुकून मिलता है। महिला विश्व कप में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को हुए मैच के दौरान एक मजेदार वाकया देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियाई टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली मुकाबले में एक समय अंपायर की भूमिका में नजर आई। आईसीसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में से एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एलिस अंपायर की जगह खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। उस समय बांग्लादेश की खिलाड़ी शर्मीन अख्तर गार्ड लेने का प्रयास कर रही थी, जिसमें एलिसा ने अंपायर बनकर उनकी मदद की। दरअसल जब बांग्लादेश की पारी का 14वां ओवर समाप्त हुआ, तब ओवर की आखिरी गेंद होने की वजह से स्ट्राइक चेंज होनी थी। अंपायर भी अपनी पोजीशन बदल रहे थे, लेकिन तभी एलिसा दौड़कर अंपायर की जगह पर खड़ी हो गई। एलिसा हेली का यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि एलिसा दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज में से एक ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की पत्नी है। 3 बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार जीत चुकी हेली शानदार विकेटकीपर हैं। वह पलक झपकते ही स्टंपिंग कर देती हैं। चहल पहल
पल के बाद वक्त हो चला है आपके अपने चहेते सेगमेंट यानी कि खेल पहेली का। तो आज के 2 सवाल हम पूछेंगे, कागज और कलम लेकर बैठ जाएं। लेकिन उससे पहले पिछले अंक में पूछे गए दोनों सवालों के सही जवाब बताएंगे। हमारा पहला सवाल था, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो इसका सही जवाब है मलेशिया। और हमारा दूसरा सवाल था, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारे आज के 2 सवाल ध्यान से सुन लें। हमारा पहला सवाल है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? सवाल एक बार फिर से सुन लें, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? और दूसरा सवाल है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? सवाल एक बार फिर से, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो श्रोताओं, इन दोनों सवालों के सही जवाब भेजने के लिए आपके पास है पूरे 1 सप्ताह का समय, यानी अगले मंगलवार की शाम तक। तो मुझे रहेगा इंतजार। बिना देर किए आप चाहें तो पत्र के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आप अपने जवाब हम तक भेज सकते हैं। इसके लिए आप नोट करें हमारा पत्राचार का पता। कार्यक्रम खेल परिक्रमा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001। और हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। और अब हमारा इस कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ चुका है। लेकिन जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ सावधानियां भी ज़रूरी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बदलते मौसम में अपने को ठीक रखेंगे और अगले सप्ताह तक ठीक ठाक रह के हमसे फिर मुलाकात करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रजित सिन्हा के साथ मुझे, अपने रेडियो दोस्त यानी संजय किशोर और मुझे यानी अल्पी को आज्ञा दें। नमस्कार। खेल परिक्रमा।